नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में आपका स्वागत है। आज बातचीत करेंगे हम लोग चिराग पासवान की राजनीति पर, क्योंकि बहुत सारे संकेत वो दे रहे हैं और बहुत सारे निर्णय भी ले रहे हैं। हम आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में अपने युवा राजनेता की तलाश करेगी। कई सारे चेहरे हैं, उनमें से कई चेहरे रेस में होंगे और कई चेहरे रेस से बाहर भी हो सकते हैं। जो आने वाला चुनाव है 2025 का, वो काफी निर्णायक होगा। चिराग पासवान इसके चुनाव के बाद, हालांकि वो बेचैनी तो उनके 2020 से ही शुरू हो गई थी, एक बेचैन राजनेता की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। पहले उनकी पार्टी खत्म करने की कोशिश की गई और पहले उन्होंने चुनाव लड़ा, अलग से चुनाव लड़ करके नीतीश कुमार के खिलाफ, और जो फिर मैंडेट आया वो प्रसंग था। पार्टी खत्म करने की कोशिश की गई, उन्होंने हनुमान अपने को घोषित करते हुए पार्टी बचाई, पार्टी को फिर से वापस लिया अपनी ओर। ये सारी कवायदों के बीच में और 2024 के चुनाव के बाद जब उनकी पुनर्वापसी हो गई, तो फिर से बिहार की राजनीति में अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब कई बार उन पर सवाल भी उठाते रहते हैं, दलित राजनीति को लेकर के, अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को भी लेकर के, और खास करके उनका जो भगवा एक अपीयरेंस है, जो हाथ के कलावे हैं, और इन तमाम चीजों के बीच को लेकर के। लेकिन इन सब के बीच कुछ ठोस राजनीति करते हुए भी चिराग पासवान दिखाई पड़ते हैं क्या? ये एक मेजर सवाल है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल है, अभी आजकल जो बिहार के लोगों को मथ रहा है, वह है एक 9 साल की बच्ची का राज्य की राजधानी में पीएमसीएच में दम तोड़ देना बिना इलाज के। राज्य की राजनीति पर उस पर गरमाई हुई है। राज्य के राजनीति के अलावा नागरिकों की को भी इस घटना ने काफी संवेदित किया है। हालांकि हमने पहले भी एक सवाल किया था कि कितना सिविल सोसाइटी संवेदित हुई है या पॉलिटिकल सिस्टम कितना संवेदित हुआ है, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। तब तक तेजस्वी यादव ने पर्सनली कोई ट्वीट नहीं किया था, हालांकि फिर काफी सक्रिय हुए हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा वो कुढ़नी की रहने वाली थी बच्ची, उसके घर जाकर के भी परिजनों से मिले। कांग्रेस ने इस मुद्दे को खास करके ऐसा लगता है कि जैसे अपने रिवाइवल के लिए एक मुद्दे की तरह देखा है और काफी सक्रिय है। आज भी गवर्नर से कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की। खुद राजेश राम जी उस डेलीगेशन में शामिल थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, खास करके कांग्रेस की ओर से, कि जीतन राम मांझी क्यों चुप हैं और चिराग पासवान क्यों चुप हैं। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी को अब देर से ही सही चिट्ठी लिख मारी है और बताया है कि ये समाज के तौर पे और सिस्टम के तौर पे एक फेलियर है इस बच्ची का मारा जाना इलाज के अभाव में। अब ये चिट्ठी की भी अपनी राजनीति है क्या? ये चिराग पासवान अब पूरी तरह से राजनीति करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मंत्री बीजेपी के हैं मंगल पांडे, और ये जो सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि वेग सवाल उठाया उन्होंने बीजेपी पे सीधे या मंगल पांडे पे, उन्होंने सीधे मिनिस्टर पे सीधे कोई हमला नहीं किया है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठा ही दिया है। तो क्या यहां से चिराग पासवान कोई नई राजनीति तय करने वाले हैं? ये भी एक सवाल है कि हम सब कई बार बात करते रहे कि प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते। उन्होंने घोषणा कर रखी है कि वो जनरल सीट से, नवादा के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के लिए। इस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं और उनके जो डिमांड्स हैं 45 सीटों के एनडीए में रहने पर, इस पर भी कई सारे सवाल हैं। इस सब पर हम अगले 1 घंटे में अपने राजनीति को समझने वाले, बिहार की राजनीति को समझने वाले पत्रकारों से और विशेषज्ञों से समझेंगे। हमारे साथ हैं फरह सकीब, स्त्रीकाल के दर्शक इनसे परिचित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हेमंत कुमार वरिष्ठ पत्रकार, मनोरमा वरिष्ठ पत्रकार और स्त्रीकाल के संपादकों में से एक, और उपेंद्र कश्यप रास्ते से जुड़े हैं, घर लौट रहे हैं लगता है पटना से। आज इनकी मुलाकात भी राज्यपाल से हुई है।
इनकी किताब का लोकार्पण उन्होंने किया है। तो उपेंद्र जी, मनोरमा फरशकेव और हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र जी को हम लोग बधाई दे देते हैं, उपेंद्र जी को बधाई दे देते हैं कि इनकी किताब का स्वीकार्य है, सबकी बधाई है। बहुत बहुत बधाई है उपेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई। भोज का इंतजार रहेगा, जाम बहुत है, भोज का इंतजार रहेगा। और मन्नू भंडारी का उपन्यास है महाभोज, जिसमें जिसमें देश की राजनीति को लेकर बातचीत। खैर, तो चिराग पासवान क्या महाभोज जिम पाएंगे बिहार का, ये बड़ा सवाल है। हेमंत जी, आप ही से शुरू करते हैं। चिट्ठी भी लिख मारी उन्होंने, देर आयत दुरुस्त आयत कहेंगे इसको या क्या कहेंगे इसको। चिट्ठी में उन्होंने सिस्टम का फेलियर बताया है और समाज का फेलियर बताया है। क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अब बीजेपी से अलग अलग राह लेने की कोशिश करेंगे? 45 सीटों की मांग भी कर रहे हैं, क्या होने वाला है और कितनी सफलता उनको मिलेगी? जी धन्यवाद। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में मैं कहूँ तो वो हमेशा ये लगता है कि किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी समूह के किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी राजनीति करते हुए कहीं दिखते नहीं है वो। और इसका क्लाइमेक्स था 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब वो एक अय्यार, एक साजिशकर्ता के रूप में स्थापित हुए कि जिनका काम राजनीति के गलियारे में साजिशों को अंजाम देना है, और उन्होंने बखूबी अंजाम दिया उसको। नीतीश जी को पार्टी नंबर 3 बना दिया पार्टी नंबर 1 से। और उसके बाद नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ उस समय भी वो कह रहे थे कि नीतीश जी से बिहार को मुक्त कराना है, ये सब बातें कर रहे थे। बाद में वो फिर नीतीश जी जब गठबंधन के मुख्यमंत्री बना दिए गए तो उसमें रहे। लेकिन जो उनका पूरा जो राजनीतिक कार्यकलाप है उसको मैं इसी रूप में देखता हूं कि वो कोई अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कोई राजनीतिक कार्यक्रम लेना हो, कोई इनिशिएटिव लेनी हो, ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखते हैं। हमेशा कुछ न कुछ लगता है कि किसी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी के साजिश को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस बार भी जो उनका बिहार में बिहार प्रेम जगह है, उसमें भी वो साफ साफ दिख रहा है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए काम करने के लिए इस बार इस एजेंडे को फिर से नए ढंग से बढ़ा रहे हैं। और बीजेपी भी उनको ये कर रही, तरजीह दे रही है कि चलिए ठीक है। अभी जो उनका पत्र है, उस पत्र को मैंने देखा और वो बिल्कुल मुझे उसको पढ़ करके गुस्सा आ रहा है कि आप एक लाइन मंगल पांडे के बारे में नहीं कुछ कहते हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। बीजेपी की जवाबदेही की बात कुछ नहीं करते हैं आप। तो यही फिर शक होता है कि आपको उस बच्ची से मतलब नहीं है, इस सिस्टम के फेलियर से मतलब नहीं है जिसने उस बच्ची को मौत के मुंह में ढकेल दिया। बस आपको अपनी राजनीति के लिए स्कोर सेटल करने के लिए नीतीश जी को घेरना है और नीतीश जी को आप घेर रहे हैं। और उसमें उस नीतीश जी को घेर रहे हैं जो नीतीश जी, मैं अभी आपके सामने इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि 6 महीने के से अधिक के मेहमान नहीं है वो। 6 महीने भी बहुत अधिक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद नीतीश जी उस अंधेरे में खो जाएंगे जहां उनको तलाशने के लिए बहुत लोगों को बिल्कुल करना तो पड़ेगा। आएंगे सर इस पर और थोड़ा डिटेल में। तो मैं एक अंतिम बात कह करके बात खत्म कर रहा हूँ कि जो चिराग पासवान की जो पूरी इनिशिएटिव है, पूरा और इस मसले पर जो उनकी प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया बिल्कुल ऐसी घटनाओं को लेकर नहीं है जो बिहार में रोज दिन इस तरह की रेप की घटनाएं हो रही है,
नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह की हिंसा और रेप की घटनाएं हो रही है, लगातार अपराध बढ़ रहा है, प्रत्येक जिले में कोई ना कोई मारा जा रहा है अपराधियों के हाथों, और पुलिस जो है फॉलो करती है, बस पुलिस एक्शन करती हुई दिखती नहीं है। और उसमें चिराग पासवान का जो यह बयान है वो बिल्कुल बीजेपी को खुश करने के लिए है कि आपके बारे में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो नीतीश जी को घेर रहे हैं। तो नीतीश जी की घेराबंदी तो बीजेपी और चिराग ने मिलकर शुरू कर दी है, इसलिए इसी लाइन पर ये आगे बढ़ रहे हैं। जी स्ट्रीम यार्ड ने कोई सपोर्ट करना बंद किया हुआ है कि हम स्वैपिंग नहीं कर सकते, खिड़कियां ऐसी ही बनी रहेंगी। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है संजीव जी, ये स्वैपिंग नहीं करने वाला प्रॉब्लम जो है वो सबके साथ आ रहा है। बोहरा साहब के साथ में था तो वहां भी यही था, नहीं हो रहा है। स्ट्रीम यार्ड में कोई इशू है तो ठीक करेगा, अपना उनका सॉफ्टवेयर का मामला है। लेकिन क्या उपेंद्र जी आप इस बात से सहमत हैं जो हेमंत जी कह रहे हैं? मैं थोड़ा डबल चांस लेना चाहता हूं इसमें। एक तो जो हेमंत जी से तो सहमत, बहुत सारे मसलों पे तो सहमत हूं, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि सिर्फ चिराग पासवान दूसरों की राजनीति कर रहे हैं या दूसरों के मोहरे हैं, सिर्फ ऐसा आपको दिखाई पड़ता है या इस बार ऐसा लग रहा है कि चिराग अपनी राजनीति आजमाने की कोशिश कर रहे हैं? खास करके कई सारे मसले, 45 सीटों का मांगना, नवादा चुनाव आके लड़ने की बात करना, नवादा से बात करना, देर सवेर ही सही आज ये चिट्ठी, अब चूंकि मंत्री हैं केंद्र में तो सीधे मंगल पांडे पर शायद हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन ये चिट्ठी लिखना, इन सबको आप कैसे देखते हैं? पहले इस पर टिप्पणी करिए, फिर आगे और बात करेंगे कि कितना लोग उसको कैसे जज करेगा और कितना रिस्पॉन्स होगा। जी नमस्कार सबको। हेमंत जी कि इस बात से तो मैं भी सहमत नहीं हूं कि चिराग पासवान सिर्फ दूसरे की राजनीति कर रहे हैं। दूसरों की राजनीति के साथ अपनी राजनीति साध रहे हैं। लगभग राजनीतिक दल जो आज बिहार में हैं वो अपने लाभ हानि को देखते हुए ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। जोड़ घटाव गुना भाग वोट बैंक करते हैं, तभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जहां तक दुष्कर्म की घटना है, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ लगभग 1.5 दर्जन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं होती हैं दुष्कर्म की। लेकिन हमें यह भी देखना होगा, ठीक है स्वास्थ्य व्यवस्था तो बदतर है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और एक पक्ष पुलिस का भी है। बिहार की पुलिस से बहुत उम्मीद मुझे कम से कम नहीं है जहां तक मैं पुलिस को देख रहा हूं। दूसरी बात यह है कि क्या उस बच्ची को वहां से ऑथराइज तरीके से, विधि सम्मत तरीके से पीएमसीएच लाया गया था? आज राज्यपाल के पास लोग जुटे, मनोज भारती भी पहुंचे थे, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष शायद हैं, तो वो भी पहुंचे थे। कोई इंदू देवी भी थी, उनकी जनरल सेक्रेटरी जनसुराज पार्टी की, वे भी थी। महिलाओं के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला है, मुझे याद है कि 2019 से पहले जो 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसके बाद सांसदों ने करीब उस जमाने में 36 लाख रुपए का एम्बुलेंस दिया था जिसमें जीवन सपोर्ट उपकरण लगे हुए थे। दुर्भाग्य देखिए, सिर्फ एक लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं तो उदाहरण के रूप में, हालांकि तमाम सांसदों ने शायद बिहार में तब दिया था। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में तब महाबली सिंह ने 6 एम्बुलेंस दिए थे, हर विधानसभा क्षेत्र को एक एक। दुर्भाग्य देखिए कि कोई भी एम्बुलेंस यूज ही नहीं शुरू हुआ उसका। 36 लाख रुपए का एम्बुलेंस सड़ गया, और बहुत ही मामूली कारण से सरकार को कई बार लिखा गया, मीडिया में सवाल उठाए गए, हम लोगों ने उसके लिए पहले की, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसीलिए मेरा सत्ता से, स्वास्थ्य व्यवस्था से यह सवाल है कि जब एक सांसद आपको जीवन सपोर्ट उपकरण वाले 36 लाख का एम्बुलेंस देता है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? सिर्फ एक कारण से कि उसे रोड परमिट नहीं मिला, परमिट नहीं उसने लिया था। तो मेरा ये कहना है कि ये काम तो सरकार का था, ये काम किसी पत्रकार का, किसी एक्टिविस्ट का नहीं था। बिल्कुल, ये काम भी सरकार का है, स्वास्थ्य व्यवस्था का कायम रखना भी सरकार का है। मैं इस पर पहले उसका ये काम था, वो अपने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से या पथ परिवहन निगम से उसकी अपनी एमओयू साइन करता या व्यवस्था बनाता और उन एम्बुलेंसों को चालू किया जाता। जब हम लोग उठाए तो दूसरा दुर्भाग्य उस घटना से ये जुड़ता है कि जब हम लोग सवाल उठाए तो उसका कोरोना में इस्तेमाल हुआ,
पीएम के आदेश पर, फिर उसके बाद वो बंद हो गया। क्या भाई, तो हम रोड पर लेके जाएंगे तो उसका इंश्योरेंस नहीं है, अगर कोई घटना घटती है तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये तो सरकार के स्तर पर होना चाहिए था ना, एक नीति बना दिया जाता। बिल्कुल। पैसा सरकार को एक लगना था मात्र 27,000 रुपए लगना था, और वो भी पैसा नहीं दिया गया। 36 लाख दे दिया गया, 27,000 नहीं। बिल्कुल, ये सवाल जी। है, ये सिस्टम का सवाल है। लेकिन मेरा जो सवाल था आपसे, इस पर और अगले राउंड में और आप एक्सप्लोर करिएगा तो करिएगा, लेकिन अभी पिन पॉइंटेड सवाल था कि क्या चिराग पासवान अपनी राजनीति अब करने के लिए तैयार हैं? चिराग पासवान को बिहार सीएम फेस के तौर पे देख पाएगा? और वो नवादा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो जो 45 सीटें मांग रहे हैं, तो क्या अब वो एनडीए से बाहर जाकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो 2020 वाली भूमिका में फिर से आने वाले हैं, मुझे या लगता है संजय जी कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी। अगर चिराग जनरल सीट से लड़ते हैं तो हेमंत सर उसको करेंगे स्पष्ट कि मुझे लगता है कि शायद ये पहली घटना होगी कि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति, नेता, स्थापित नेता, और अनुसूचित जाति से रिजर्व सीट न छोड़ करके सामान्य सीट से चुनाव लड़े। ये अपने आप में रिस्क है, और इसका एक संदेश भी है कि कोई नेता कहीं से लड़ सकता है। मैं तो ये कहता हूँ। हाँ उपेंद्र जी, उसमें एक करेक्शन आपको मैं बता देता हूँ, आप उसके बाद अपनी बात रखिएगा। ये राम सुंदर दास जो थे वो जनरल सीट से ही जीतते थे, और उनको मैं इसलिए कहा कि मैं शायद गलत हूँ तो हेमंत सर करेक्ट कर दें। और नाम है उसमें, सोनपुर से उनको राजनीति का दुर्गा कहा जाता है। संजय पासवान भी जनरल सीट से हार चुके हैं। तो ये एक रिस्क है। और अभी बिहार विधानसभा में के मेंबर हैं अशोक चौधरी, जो सकरा सुरक्षित सीट से विधायक हैं। वो कांटी जनरल सीट से निर्दलीय चुनाव जीते थे 2020 के पहले का चुनाव। 2020 हेमंत सर उदाहरण है, लेकिन सामान्य सीट से हारने के भी उदाहरण मिल जाएंगे अनुसूचित जाति के नेताओं के। निकाय चुनाव हो या ऊपर विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो, उदाहरण तो मिलते हैं, लेकिन एक कम रिस्क नहीं है। अब संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि शायद बीजेपी ये चाहती है कि उसी बहाने नीतीश को कम सीट दिया जाए। और अगर कोई इस तरह का समीकरण आता है चुनाव बाद कि भाजपा लोजपा मिलकर के, लोजपा रामविलास कोई अगर सरकार बना सके, तो ये भी संभावना है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, क्या होगा अभी कैसे कहा जाए। यानी कुल मिला के, जी आएंगे फिर आपकी ओर, यानी कुल मिलाकर के शकेब ये स्थिति दिखाई पड़ रही है कि जो एक आजमाइश तो ये कर रहे हैं चिराग पासवान, इस बार मुश्किलें एनडीए के लिए पैदा हो सकती हैं, या बीजेपी के सपोर्ट से वो बाहर जा रहे हैं, फिर से 2020 जैसा कुछ करने वाले हैं। सकेब संजीव भाई, देखिए, चिराग की फिलहाल तो मैं सबसे बड़ी कामयाबी ये मानता हूं कि पिछले 4-5 दिनों से चिराग विमर्श का केंद्र बने हुए हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में विमर्श का केंद्र बने हुए हैं, उन पर डिबेट हो रहे हैं। ये उनकी अभी फिलहाल मौजूदा उपलब्धि मुझे लगती है। दूसरा ये है कि चिराग पासवान, जैसे हेमंत भाई ने कहा कि चिराग पासवान अभी तक की जो राजनीति करते आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी और के लिए राजनीति करते आए हैं, और जो दिखता रहा है, मोदी जी के लिए उन्होंने राजनीति की है, संसदीय चुनाव लड़ा है, जो भी लड़ा है। 2020 में भी उन्होंने जो विधानसभा का चुनाव अलग होकर लड़ा था, तो वो किसी न किसी के लिए ही लड़ा था। उन्होंने अपने लिए नहीं लड़ा था कि वो 10-20 सीटें जीत जाएंगे, क्योंकि वो उनको भी अंदाजा था कि उनकी इतनी हैसियत अभी नहीं है। एक मटिहानी की सीट जीत गए थे। मटिहानी की सीट भी राजकुमार सिंह अपनी पर्सनल कैपेसिटी की बुनियाद पर जीते थे। लोजपा के सिंबल पे चुनाव जीतना, मतलब अगर वो किसी और से भी होते तो शायद राजकुमार सिंह जीत सकते थे। 9 सीटों पर उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, जिसमें रघुनाथपुर है, कदवा है, जगदीशपुर है, दिनारा की सीट है, ओबरा है, कई कुर्था है, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे उनके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। बाकी 125 से उम्मीदवारों की लगभग उनके जमानत तक नहीं बची थी। तो ये चिराग पासवान भी जानते हैं। अभी अचानक से एक केंद्रीय मंत्री को, मुझे लगता है ललन सिंह क्यों नहीं आकर के चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। वो कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर जी, वो क्यों नहीं आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी जी अपनी पार्टी को मोरली बूस्टअप करने के लिए आकर के विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा अभी तक कहीं नहीं है, राज्यसभा के सदस्य हैं। चिराग पासवान ही क्यों जो है बार बार ये कह रहे हैं कि हमको बिहार बुला रहा है।
जबकि हमको तो जमीन पर कहीं नहीं लिखता है कि चिराग को कोई बिहार बुला रहा है। अब वो जबरदस्ती जो है तू कौन मैं खामखा की तरह हो जाए, तो भाई हमको बिहार बुला ही रहा है तो अब इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो बिहार नहीं बुला रहा है उनको, उनको भाजपा बुला रही है, उनको अमित शाह बुला रहे हैं और उनको नरेंद्र मोदी बुला रहे हैं बिहार, तो तुम जाओ और जो हमारा एजेंडा तुमने 2020 में अधूरा छोड़ा था उसको पूरा करो। ये बहुत क्लियर लाइन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब वो 45 सीट लेंगे, 45 सीट। आपको क्या संभावना लग रही है कि वो पीके के साथ हैंड इन हैंड होकर काम करेंगे, अलग जाकर काम करेंगे? अगर गठबंधन में वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए 20 से 22 सीटों से ज्यादा का स्कोप नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी अकोमोडेट करना है, जीतन राम मांझी को भी अकोमोडेट करना है, और 100 से कम सीटों पर नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे या 100 सीटों से कम पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, मुझे ऐसा भी नहीं। मेरे पास जो जानकारी है कि 20 सीट इनको दी जाएगी, बाकी जो 13 सीट है उसमें से 8 सीटें मांझी जी को दी जाएंगी, 5। और वो कह रहे हैं कि 45 सीटों से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं वहीं पे आ रहा हूं संजीव भाई। 13 सीटें जो हैं उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी में बांटी जाएंगी, 20 इनको दिया जाएगा, यानी 33 सीट, और 210 सीट में भाजपा और जदयू के बंटवारा होने का इम्कान है, जो अभी तक की सूचना है। अब ये 45 सीटें मांग रहे हैं। 45 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब 45 सीटों, इनकी डिमांड 45 सीटों की है, ये हो सकता है 50 सीटों पर चले जाए, ताकि इनके पास एक जायज वजह हो गठबंधन से बाहर निकलने की, आवाम के बीच ये मैसेज हो कि हाँ भाई इनको, इनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए इन्होंने गठबंधन तोड़ा, गठबंधन से ये बाहर निकल गए, पीके के साथ जाके ये चुनाव लड़ेंगे या ये अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बार ये वो वाली गलती दोहराएंगे कि ये अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर ये एनडीए से बाहर आके चुनाव लड़ते हैं तो आप तय मानिए कि ये प्रशांत किशोर के अलाई पार्टनर बनके चुनाव लड़ेंगे। चलिए आते हैं फिर आपके अब इनके जी, अब ये आएंगे तो इनका कितना स्वागत होगा और कितना नुकसान और क्या ये असर डाल पाएंगे, वो सेकंड लॉट में समझेंगे। लेकिन मनोरमा, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं पर्सनली मानता भी हूँ कि राजनीति एकदम से ऐसे नहीं होता है कि कोई मोगेम्बो आपको फील्ड में उतार दे और कहे कि आप चुनाव लड़िए। तो मोगेम्बो सिर्फ नहीं उतार रहा है, क्या ये जोर आजमाइश नहीं है कि जो युवा नेताओं का, खासकर नीतीश जी और लालू फेज का अब लगभग खात्मा की तरफ जा रहा है मामला, और खात्मा किया भी जा रहा है और जा भी रहा है। वैसे में युवा फेज के तौर पे उभरने की कोशिश के तौर पे तो नहीं देख रहे। आपने देखा कि अंततः कुढ़नी वाले मामले पे भी, बच्ची के मामले पे भी सिस्टम पे सवाल अंततः खड़ा तो कर ही दिया, मांझी जी की तरह चुप तो नहीं रहे। तो इस लिहाज से वो अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या मनोरमा? बाद में समझेंगे कितना सफल होगा। मुझे खास तौर पे अभी जो मीडिया का एक जो तबका है जो खास तौर पर भाजपा के लिए काम करता है, वो लोग नीतीश वर्सेस तेजस्वी पे मामला ला रहे हैं, मतलब चिराग वर्सेस तेजस्वी पे मामला ला रहे हैं और नीतीश को गायब कर रहे हैं। तो इससे ये एक संदेश समझ में आ रहा है भाजपा का कि वो नीतीश को किस तरह से धीरे धीरे नेपथ्य में करने की कोशिश कर रही। इसके साथ साथ एक और खबर पे आज मेरा ध्यान गया, वो है जनसुराज वाला जो है मानहानि का मामला अशोक चौधरी ने किया है, सांभवी के की रिश्वत दे करके जो है उसकी वो की गई है, उसको टिकट दिया गया है सांभवी को। तो ये आप समझ रहे, ये दोनों ही तो एक ही उसके है ना, जेडीयू जो है और इस पे जो है आरोप लगा रहे हैं और इस तरह से। तो ये भी एक जो चीजें हैं वो दिख रही है कि पीके को कहा जा रहा है कि भाजपा के बी टीम की तरह से काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये रिश्वत वाला मामला और जेडीयू को उस पे जो है निशाने पर लेना कि इन्होंने रिश्वत दिया है, और इस मामले पे अभी ये भी एक आ रहा है। तो ये तमाम चीजें मुझे लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं से संकेत है ये कि चिराग के ऊपर हाथ है और उनको आगे किया जा रहा है, नीतीश को धीरे धीरे करके नेपथ्य में। आज नहीं तो वैसे ही ठीक उसको भी देखिए जिसके लिए उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर, और ये जो 11 वर्षीय लड़की की जो मौत हुई, दलित बच्ची की, तो उस पर भी जो जिस तरह से आज उन्होंने वो किया है, हाँ चिट्ठी लिखी है और सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है।
तो ये भी एक पूरा है। तो ये घटनाएं मतलब एक तरह से इशारा तो कर रही है कि, और इसके बाद 2-4 दिन पहले ही उनका वो भी बयान था कि 45 से 1 सीट भी अगर कम हुआ तो मैं गठबंधन से निकल जाऊंगा, या मैं उसके ऊपर एक जनरल कैटेगरी के सीट से भी वो चुनाव लड़ने की उनकी बात आ रही है। तो एक जो तेजस्वी का जो A to Z वाला फॉर्मूला है उसको लेकर के कि सिर्फ वो अपने कम्युनिटी या अपनी जाति समुदाय जो है उसका नेता नहीं रहना चाह रहे हैं, वो बिहार में एक मतलब अक्रॉस कास्ट अक्रॉस वो अपनी एक छवि देना चाह रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो है शायद इस बार आरक्षित सीट से चुनाव ना लड़े, इसका भी संकेत दे रहे हैं। ये तो तमाम चीजें जो है एक तरफ मतलब उनकी तैयारी जो कहिए, या बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार इज कॉलिंग, और मेरी राजनीति केंद्र से ज्यादा जो है मैं बिहार में बदलाव और एक विकसित बिहार बनाने की बात जो कर रहे हैं, और टारगेट ही को लेकर के है, और युवा चेहरा जो के तौर पर भी उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है तेजस्वी के वर्सेस में। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ये हाँ, तो कुल मिला मुझे भी लग रहा है कि उनको एक प्रोजेक्शन मिल रहा है और हाथ उनके ऊपर हाथ है कहीं। इसको प्रोजेक्शन के तौर पे देखेंगे कि विनय सर, इसको कॉन्ट्राडिक्शन को, राजनीतिक दल कॉन्ट्राडिक्शन को बढ़ाते भी है। प्रोजेक्शन तो खैर सत्ता दल ये सब तो करता ही है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। और आखिर में ये बात कहाँ थमने वाली है? क्या अलग आकर के वो चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं? फिर अगले राउंड में हम और समझेंगे। जी विनय, उस पर छोटी टिप्पणी। संजीव जी, ड्राइंग में मोहर कह रहे हैं कि यूट्यूब में कई सारे इशूज आ ही रहे हैं, स्वैपिंग में भी इशू आ रहे हैं, और जो आजकल बहुत सारे ऐड 10 मिनट में ही आ जाते हैं तो एक इरिटेशन पैदा करता है। जी हाँ सर, बोले, बताएं। संजीव जी, एक चीज तो निश्चित तौर पे जानिए कि ये गठबंधन से अलग होकर के नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे, अगर लड़ते हैं तो भी वो भाजपा की सहमति से ही लड़ेंगे। ये जो इनका जो नारा है, आप नारों को देखिए ना, वो नारों का जो इनका स्टाइल है और कैंपेन का स्टाइल है, वो सब एक जो फिक्स्ड फॉर्मेट है, चाहे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ये सब वो एक ही लाइन में जाता है। जैसे कि कहीं से एक टेम्पलेट बना हो और वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, सिर्फ उसमें आप नाम चेंज कर लीजिए, है ना। एक बात तो तय है कि जो तेजस्वी की जो इमेज जो है और जो पोजिशनिंग है, खास करके जो क्रॉस कास्ट न्यूट्रल लैंड पे तेजस्वी आज के दौर में जो तमाम नेता हैं और फ्यूचर के हिसाब से सब, जिसको हम लोग स्पोर्ट्स में या इकोनॉमी में बोलते हैं ना पोल पोजीशन, तो वो पोल पोजीशन पे है। बाकी चीजें उनके बरक्स हैं। और बिल्कुल इमेज के मामले में जो है चिराग पासवान को अभी वो सहूलियत हासिल नहीं है। हालांकि बोलने चालने में, चेहरे मोहरे से वो आकर्षक हैं, खास करके उनका जो पर्टिकुलर एक जो कास्ट न्यूक्लियस है जो उनके इर्द गिर्द है, उनके लिए वो बहुत मतलब उनका आकर्षण जो है बहुत जबरदस्त है। लेकिन उस घेरे से बाहर आकर के और ये अपने पुराने वोटर को वो बांध पाएंगे, ये अभी उनको साबित करना है ना। और जहां तक पीके की बात है, तो पीके हर आदमी के लिए उपलब्ध है जो उनके लिए पैसे खर्च कर सकता है। तो उनको, चिराग जी को फिनांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारी बातें माने एक संभावना ये भी है कि चिराग उधर जाएंगे। हेमंत जी की खिड़की खाली, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चिराग उधर जाए या ना जाए, पीके की सेवाएं उनको उपलब्ध हो सकती है, प्रोफेशनल और राजनीतिक दोनों। ये जैसे फिजिक्स में रेजोनेंस बोलते हैं ना, कि जब तक दोनों फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है तब तक रेजोनेंस नहीं होता है। तो ये जो मामला है चिराग पासवान का, वो वही है कि बीजेपी उस फ्रीक्वेंसी की तलाश कर रही है जिसके रेजोनेंस से चिराग का कद बड़ा होगा और वो तेजस्वी के कद को छोटा कर पाए, जो उनकी सबसे बड़ी मुश्किल है। जी देखिए, एक कार्टून है, हालांकि इरफान साहब ने का एक कार्टून ले रहे हैं, साभार कर दें कहीं से
ताकि कोई दिक्कत ना। इरफान तो साहब जरूर 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 कर दीजिए। वैसे वैसे इरफान साहब नहीं करेंगे, कॉपीराइट का उनकी तरफ से तो नहीं आएगा स्ट्राइक। वो बनाते हैं शायद इसके लिए, एबीपी के लिए बनाते रहे हैं, अब पता नहीं आजकल किसके लिए कर रहे हैं। तो वो है कि मुझे मेरे कार्यकर्ता सीएम बनाना चाहते हैं चिराग। तो कार्टून है कि लालटेन के होते चिराग की क्या जरूरत है। तो ये अभी उपलब्ध हुआ तो हमने जो है सब लोग देखें। एएनआई की मालकिन ने कॉपीराइट पे जो है वो बहुत बड़ा वो मचा रखा है। आजकल कई सारे चैनल ब्लैकआउट हो गए हैं उसके लिए। बिल्कुल, अब ऐसे रखते हैं हम लोग, अपने अपने खिड़कियों को ऐसे रखते हैं। हेमंत जी को खोजा था मैंने, लेकिन हेमंत जी की और आपके बाद आते हैं शकीब। आप ये अब यहाँ पे आप बताइए कि ये लगभग मैं इसमें अल्पमत में हूँ कि इसको सिर्फ चिराग पासवान की कवायद मान, हालांकि सिर्फ कवायद मैं भी नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उसमें साथ साथ में ये मान रहा हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन बहुमत से ये बात ऐसा सिद्ध हो रहा है अभी आज के पैनल से कि बीजेपी की बड़ी भूमिका है। तो क्या बीजेपी की बड़ी भूमिका नीतीश कुमार को खत्म करने की दिशा में, नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात कि इस बार चिराग स्ट्रेटजी कितना जनता उसका साथ देने वाली है। देखिए संजीव भाई, अभी जो कार्टून आपने दिखाया कि मुझे मेरे कार्यकर्ता सीएम बनाना चाहते हैं, ये चिराग और फिर लालटेन की तरफ से, ये मनोरमा अभी इसी बात की तरफ इशारा कर रही थी कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बिहार में चुनाव को चिराग वर्सेस तेजस्वी बनाना चाहता है। तो ये असल में ये कार्टून उसी तरफ इशारा करता है। मेरा अपना असेसमेंट ये है, आप लोग असहमत हो सकते हैं। तो चूंकि मनोरमा जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया था तो उस पर मैंने इसको मतलब समझने की कोशिश की है। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मीडिया के अंदर एक बड़ा हिस्सा जो है, गोदी मीडिया का जो एक बड़ा हिस्सा है, उसने चिराग पासवान को बहुत बुलंदी तक ले जाकर के पैरेलल टू तेजस्वी खड़ा करना शुरू कर दिया है। अपनी डिबेट्स में, अपने बयानों में, अपने असेसमेंट में, अपने विश्लेषणों में वो तमाम चीजें दिख रही हैं, दिखाई दे रही हैं। आज पूरा एक शो 50 मिनट का मैंने एक गोदी मीडिया का देखा है। 4 पैनलिस्ट है, चारों पैनलिस्ट का एक मत है कि चिराग पासवान तेजस्वी के बराबर खड़े हो जाएंगे, ये जो भी है XYZ। तो देखिए मेरा अपना ये मानना है कि चिराग पासवान 20 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएं तो ठीक है, अदरवाइज वो गठबंधन से बाहर जाके पीके के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव को चिराग वर्सेस तेजस्वी करने की कोशिश तब शायद नहीं हो पाएगी, इसलिए कोशिश ये होगी कि चिराग गठबंधन के साथ बने रहें ताकि चिराग का फेस एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा सके। दूसरी बात यह है कि कल के डेट में अगर कल के डेट में नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की कोशिश होती है, राजनीतिक रूप से शिंदे टाइप कुछ करने की कोशिश होती है चिराग को आगे बढ़ा करके, तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से आने वाली आपत्तियों को काउंटर किया जा सके, उनको दलित विरोधी बताया जा सके कि देखिए हम एक दलित चेहरे को सीएम बनाना चाहते हैं, तो ये जदयू के लोग जो महादलित और अति पिछड़ा के हितैषी होने का दावा करते हैं, उनको ये एतराज है। उससे बीजेपी 2-3 चीजें साधने में कामयाब हो जाएंगी और चिराग के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि देखिए मांझी जी की जो राजनीति है, मांझी जी भी अब कितना दिन राजनीति करेंगे, 5 साल और बहुत तो बहुत 10 साल हम उनको मान लेते हैं। और उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन, उनमें वो पोटेंशियल नहीं है दलित राजनीति को लेकर के जो चिराग में आपको दिखता है। मांझी जी अभी अब जब तक हैं तब तक हम का वजूद है, मांझी जी के बाद हम का क्या होगा वो हम लोग हो जाएगी कि क्या होगी, इसको कहना मुश्किल। क्योंकि संतोष सुमन में मुझे कहीं से भी कोई पोटेंशियल दिखाई नहीं देता है बतौर राजनेता। वो पिताजी की लेगेसी के साथ चल रहे हैं, अपने दम पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो जो एक स्पेस खाली होगा, उस स्पेस को भी चिराग कोशिश करेंगे भरने की। दूसरा एक बड़ा सवाल यह है कि चिराग को जनरल सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। सीटों की चर्चा आप सुन लीजिए, सीट कहां से। नवादा की सीट है, नवादा भूमिहार बाहुल सीट है, जनरल सीट भी हो जाएगी और भूमिहार बाहुल सीट भी हो जाएगी। भूमिहारों का झुकाव एनडीए की तरफ है। चिराग अगर एनडीए एलआई पार्टनर बन के चुनाव लड़ेंगे तो भूमिहारों का वोट चिराग पासवान को मिल जाएगा। ये बहुत आसान, इसमें कोई वो कोसी बेल्ट से जाके चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं कि मधेपुरा, सुपौल, सहरसा से जाके वो चुनाव लड़ रहे हैं, या यादव बेल्ट है। तो ये भी एक है। और उसके बाद वहां पर चिराग पासवान को एक पैन सोसाइटी एक्सेप्टेंस दिखानी है
इनकी क्या बोलते हैं, चिराग पासवान की। और चिराग पासवान को भी ये लग रहा है कि नीतीश जी के बाद समाजवादी चेहरा जो है नीतीश जी का, चूंकि जेपी मूवमेंट से जो निकले हुए लोग हैं उनका इरा अब समाप्त हो रहा है। लालू जी अब सक्रिय राजनीति से अलग हैं, नीतीश जी भी अलग हो जाएंगे, सुशील मोदी रहे नहीं, तो अब जो ये नया जनरेशन शिफ्टिंग हो रहा है, बीजेपी के भीतर भी जेपी मूवमेंट वाले अब धीरे धीरे खत्म कर दिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, सुशील मोदी नहीं रहे। तो अब एक जो नई जनरेशन शिफ्टिंग हो रही है उसमें चिराग को लग रहा है कि मेरे पास एक स्कोप है बिहार की राजनीति में एस्टैब्लिश होने का। अभी से अगर हम उस पर प्रयास करना शुरू करते हैं तो 25 नहीं तो 30 कम से कम मेरे लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। और जी, यदि आप बहुत स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं उपेंद्र कश्यप, तो आते हैं आपकी और हेमंत जी के बाद। मैं देख रहा हूँ आप रास्ते में हैं, तो इसके पहले ड्राइंग मेमोयर आप सही कह रहे हैं। आप बेसिक बताना ये चाह रहे थे कि जिस दिन से राफेल की खबर यूट्यूब पर आने लगी थी उसी दिन से यूट्यूब इंडिया ने भयानक रूप से विज्ञापन देना शुरू किया था। उस समय से दे रहा है। न्यूज क्रिएटर पे कौन कंट्रोल करता है ये सब दिखाई पड़ता है, इससे आप बताना चाह रहे हैं। और उस समय मनोरमा जी आपने बताया कि मई महीने में बिहार में, हाँ इनका आया है सी वोटर का, और फिर से एक बार आ गया है सर्वे। उसमें सीएम के चेहरा के तौर पे तेजस्वी यादव ने थोड़ा सा जो डाउन हुए थे वो थोड़ा ऊपर गए हैं शायद। नीतीश कुमार और 34 से 36 पे आए हैं। लेकिन आप चिराग पासवान को देखिए, चिराग पासवान जो है मेरे ख्याल से वो भी डाउन ही गए हैं। डाउन गए हैं वो? नहीं, डाउन गए हैं। हाँ, इसीलिए मैंने जी प्रशांत किशोर जो है वो भी डाउन गए हैं 17 पर, या शायद वो अप गए 15 पे थे शायद। नहीं वो 18 पे थे। प्रशांत किशोर 18 पे थे, वो 16 पे आए। जी, वो भी डाउन गए, वो भी डाउन। ये जो सर्वे वाले हैं वो कुछ न कुछ वो कर ही लेते हैं, मतलब चर्चा करवा ही लेते हैं। ड्राइंग मेमोयर नहीं हो पा रहा है, मुश्किल हो रहा है अब ये कर पाना, स्क्रीन का इशू है। एक संदेश तो मिल ही रहा है कि तेजस्वी यादव इन सब से काफी आगे हैं, बहुत आगे हैं, बिल्कुल बहुत आगे। महेश यादव 2-4% का फर्क नहीं, काफी का फर्क है। नीतीश जी से दुगने हैं। जी, चिराग पासवान को भी भाजपा प्रशांत किशोर की तरह ही डिसरप्टिव एलिमेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है, गोदी मीडिया भी इस पर काम कर रही है। तो फिर इसको थोड़ा और थियराइज किया जाए हेमंत सर, आप लोग जो कह रहे हैं और जो लगभग ऐसा है भी। तो यहाँ एक तो ये कि हनुमान की तरह अपने को और समर्पित किया जाना ही एक तरह का ये हुआ। दूसरा जो आरएसएस का एजेंडा है कि इस बार नीतीश मुक्त और ये पूरा फेज मुक्त कर दिया जाए और नई राजनीति खड़ी कर दी जाए, तो उसमें चिराग पासवान इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हेमंत सर, ऐसा है क्या? और नीतीश जी को लगातार धीरे धीरे बीजेपी हो सकता है चुनाव के पहले ही परिदृश्य के पीछे भेज दे। संजीव जी, चिराग पासवान भारतीय राजनीति में इस्तेमाल होने के लिए ही अभिशप्त हैं। उनकी नियति ही इस्तेमाल होना है। मैं बहुत सीरियसली ये बात कर रहा हूँ, और ये लिख कर रख लीजिए आप कि इनका इस्तेमाल ही होगा और कुछ नहीं होना है। इनका इस्तेमाल नीतीश जी के खिलाफ हुआ, इनका इस्तेमाल अपने चाचा के खिलाफ हुआ, इनके इस्तेमाल करके रामविलास पासवान का परिवार तोड़ दिया गया, चाचा से झंझट लगा दिया गया, पार्टी तोड़ दी गई। अब इस्तेमाल के और कितने उदाहरण मैं दूं आपको। और नीतीश जी को पार्टी नंबर 1 से पार्टी नंबर 3 पर पहुंचा दिया गया, और उसके बावजूद भी नीतीश जी चू नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए कि वो भी अभिशप्त हैं इनके साथ घिसटने के लिए, बीजेपी के साथ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की ऐतिहासिक ये गलतियां की है उसका अब एक्सक्यूज कुछ नहीं है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब वो इतिहास में दर्ज हो गया है। इसलिए नीतीश जी जिस तरह से दर्ज हो गए इतिहास में, और जो जहां जा रहे हैं वो, मैं उसको कहता हूं कि इतिहास का कूड़ेदान होगा वो। और चिराग पासवान इस्तेमाल होने के लिए ही भारतीय राजनीति में उनकी जगह है। और मैंने गिनाया ये अभी जो हो रहा है उसमें मैं मानता हूं कि जो एक घोड़ा बीजेपी ने पहले छोड़ दिया था वो है प्रशांत किशोर।
एक सेकंड, उनको नरेश पासवान बता रहे हैं कि चिराग का ग्रोथ हुआ है 4%, 6% और अब मई में 10%। जी अरे वो हाँ, छोड़ हेमंत दीजिए, जी बोलिए। उसका 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 कोई मतलब नहीं है। जो लोग चिराग को हाँ दिखा, चिराग आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो वो तो 90% पर है, लेकिन ये 36% दिखा रहे हैं। इनका कुछ दूसरा गेम है उसमें, उस पर बाद में बात करेंगे हम लोग। उससे कोई अभी मतलब नहीं उससे बात करने का। तो ये एक घोड़ा बीजेपी ने पहले छोड़ दिया था, वो प्रशांत किशोर के रूप में। वो अपना मैदान में अपना वो दौड़ लगा रहे हैं, अपनी वर्जिश कर रहे हैं वहां पर, और पूरा संसाधन मुहैया कराया गया है। कारपोरेट का पूरा पैसा वहां लगा हुआ है, तरह तरह के बीजेपी के भक्त लोग उसमें लगे हुए हैं। पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो सब लोगों ने देखा। और आप लोकसभा चुनाव का अंतिम दौर देख लीजिए, जब वो बीजेपी के लिए बैटिंग करने के लिए सामने आ गए, बिल्कुल मंच पर आकर खड़े होकर वो ऐलान कर रहे थे कि बीजेपी पिछली बार से भी अधिक सीट लेकर के आ रही है। उस समय तो वो उनकी यात्राएं चल रही थी, पद यात्रा कर रहे थे वो। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की पद यात्रा कर ही रहे थे। तो प्रशांत किशोर का नामक एक घोड़ा उन्होंने छोड़ रखा है पहले से। अब दूसरा घोड़ा जो है वो चिराग पासवान के रूप में वो लेकर के आए हैं। उसमें कई तरह की संभावनाएं मैं देखता हूँ। सकेब से मैं सहमत हूँ इस बात से कि अकेले वो चुनाव में अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी कोशिश होगी कि गेम किया जाए। बीजेपी चाहेगी कि चिराग को प्रशांत किशोर के साथ तालमेल बिठा करके उनको आगे छोड़ दिया जाए, दोनों को लड़ने के लिए। तो इससे फायदा क्या ये होगा कि जो कहता हूं कि प्रशांत किशोर अगर एक सीट भी जीतेंगे तो वह काम आएंगे बीजेपी के, वह काम आएंगे बीजेपी के। और ये जान लीजिए कि चिराग के ये प्रशांत किशोर के साथ जितने लोग हैं, जो आप सब लोग अपने अपने गांव घर में जहां के रहने वाले हैं वहां मुड़ करके देखिए, ठहर करके देखिए कि आपके इलाके का जितना संघी होगा, जितना भाजपाई होगा, सब प्रशांत किशोर के पीछे घूमता होगा। उसमें से जो बाकी लोग जो होंगे वो एक तरह से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप का जो होगा, जिसको कोई मतलब ही नहीं, उसको राजनीति का नहीं आता है, लेकिन वो घूम रहा है इसलिए कि प्रशांत किशोर के पास पैसा है और उसी में कुछ उसको मिल भी जा रहा है, उसको लगता है कि कहीं हमको भी टिकट मिल जाएगा। तो इस तरह के लोग हैं। तो ये जो है माहौल बनाने के लिए ये पूरा काम हो रहा है। तो इसमें चिराग पासवान की जरूरत क्यों बीजेपी को पड़ी है कि बीजेपी को नीतीश जी से मुक्ति पानी है। और आने वाले 4-5 महीने में बीजेपी नीतीश जी से मुक्त होगी। बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा घोषित होगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि नीतीश जी कहाँ रहेंगे और बीजेपी कहाँ रहेगी। नीतीश जी का बीजेपी वर्ल्ड में कोई मतलब नहीं होगा। चिराग एक अंतिम बात करना चाह रहा हूँ कि चिराग को लेकर के कोई इस मुगालते में ना रहे कि मीडिया उनको विमर्श के केंद्र में लेकर के आ रहा है। मीडिया जो कि पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज है स्टेट के साथ, बीजेपी के साथ, संघ के साथ, तो वो उनके एजेंडे को बढ़ाने के लिए चिराग को लार्जर देन लाइफ, हकीकत से बड़ा दिखाना है उसको कि चिराग नाम का एक व्यक्ति आ रहा है यहाँ। तो उसको इस रेस में एक बड़ा घोड़ा, एक उसको क्या कहते हैं, मुल्तानी घोड़ा टाइप का उनको दिखाने के लिए कि एक ऐसा घोड़ा है जो सरपट भागेगा और फिर एक वो अचीव कर लेगा सबसे आगे जा करके। तो इस रूप ये मुझे लगता है कि पूरा गेम प्लान है उसमें। नीतीश जी का जो किस्सा है उसको खत्म करने के लिए, उसकी पटकथा लिखने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल होने जा रहा है। जी अब इसी पर मनोरमा आपसे आखिरी कंक्लूडिंग टिप्पणी लूंगा। ये इंडियन सिटीजन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जब मां गंगा बुला सकती है तो चिराग पासवान को बिहार क्यों नहीं बुला सकता। वैसे भी इस दलित बच्ची की मौत ने कई दलित मसीहाओं के पैदा होने की संभावना को जन्म दिया है। कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं, ये वाला भी कि लास्ट वाला भी, सेकंड वाला भी, पहला वाला तो कह ही रहे हैं। और ये है, ये रील काटने की समस्या तो है ड्राइंग मेमोयर। शरद जी और नीतीश जी का भाजपा से मिलना कितना इत्तेफाक था और बिछुड़ना नसीब है लगता है। हाँ, एक अलग दिशा में हम लोग चले जाएंगे। आज मनोरमा जी को अपनी बात आउटसाइड पैनलिस्ट के रूप में रखनी पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें डेटा दिया इन्होंने मुझे बोलने का मन नहीं था, मैं लिख करके देना चाह रही थी।
उसको ऐसे भी समझिए, और महिलाएं जो हैं पुरुषों को बताती भी हैं, ये बताया भी उन्होंने प्राइवेट चैट में, हमें बता सकती थी तो उन्होंने बताया कि दिस इज द शो ऑफ मनोरमा, डोंट इंटरफेयर। नहीं, लेकिन ऐसी मजबूरी कोई है, बात अभी उनकी तबीयत का मामला है। विनय सर, ये एक सवाल है, एजेंसी का सवाल, कि ऐसे कैसे हो जाएगा? ये इतना भी क्या चेतना विहीन हो गए हैं नीतीश जी कि ये सारा खेल हो जाएगा उनके साथ और वो खेल समझ नहीं रहे? संजीव जी, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी खेल नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो अच्छा, खेल लेकिन खेलने देखिए, की मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं और आपको भी बता दूं कि आजकल हम लोग जो यहाँ डिस्कशन करते हैं, दूसरे दिन राजनीति में घट जाता है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल हुआ कि आप इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर वापस ले लिया, जब हमने कहा कि बहन ननद न चली जाए गुजरात बंगाल से पूरा। एक दिन हम नहीं, लोगों ने इसी मसले डिस्कशन पर कोहराम मचाने वाली बात में हमने कही थी, और कोहराम तो मच गया हुआ पूरे बिहार में। माले, आरजेडी, कांग्रेस सब एक तरफ से कोहराम मचाए हुए हैं इस पर बच्ची वाले पे। हाँ। बिल्कुल, बल्कि हम तो ये कह रहे थे, हम तो ये चिंतित थे कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई नेता प्रतिपक्ष राहुल जी जैसे बड़े कद का नेता यदि सवाल उठा दिया और उसके बाद कोई इशू नहीं बना, दूसरे दिन हो गया। तो आज जो हम विनय जी से कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल नीतीश जी की चेतना जाग जाए और वो जो है, खैर आप बताइए विनय, बिहार की राजनीति में कुछ और हो जाए। नीतीश जी की चेतना मतलब नहीं है, वो खेल नहीं समझ रहे, ऐसा नहीं है। जो मूल सवाल ये है कि वो जिस खेल में है, उस खेल को खेलने के लिए उनके पास कितनी एनर्जी बची है, और उनका जो पार्टनर है उनको गोल करने के लिए पास दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो आगे जाके खड़े हैं कि पास हमको दीजिए, लेकिन उनको पास नहीं मिल रहा है। अभी बीजेपी जो है वो डिपार्टमेंट राजनीति के डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह है। उसकी कोशिश है कि हमारे पास जितने प्रोडक्ट डाइवर्सिटी होगी उतना ही फुटफॉल ज्यादा होगा, तो इसीलिए वो सबको साधने में वो लगी है ना। और उसमें वो ये स्पेस बनाए रख रही है कि जो दो माने जितनी डाइवर्सिटी जो पॉलिटिकल प्रोडक्ट है उनकी आइडेंटिटी के बीच में डिफरेंस बना रहे, ताकि जो वोटर्स है उसके पास चॉइस रहे कि अगर आप इससे नाराज हैं तो इसको वोट दे दीजिए, है ना। और इसी कवायद में जो है चिराग पासवान को भी आगे किया जा रहा है कि एक ऐसा ये मतदाता कवायद में करने के लिए फिर एनडीए को अंतिम में समझौता करना पड़ेगा और चिराग को नहीं, भी सबको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। ऐसा तो हो हाँ, तो ये दोनों ही एक दूसरे के दाव में है। बीजेपी भी इसको इस तरह से खेल रही है कि पहले ये हमारा जो है वजीर को तो मार करके ये ले आए, फिर बाद में राजा का खेल देखेंगे, ठीक है ना। और चिराग ये देख रहे कि हमारे पास ये तो कम से कम वजीर बनने का तो मौका मिल रहा है, आगे जो होगा उतना देखेंगे, है ना। तो ये जो है, जो गेम थ्योरी की तरह जो है, लोग अपने अपने जो पॉलिटिकल मूव्स को एडजस्ट कर रहे हैं। पर ये बात तय है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है और खास करके अर्बन, उसमें मतलब स्त्री पुरुष दोनों ही, उनके बीच में ये एक चॉइस जो है तेजस्वी के मुकाबले चिराग जरूर है, खास करके जो नॉन दलित वोटर है ना। जो दलित वोटर है वो अभी भी पासवान छोड़ करके वो सब तेजस्वी के पाले में, क्योंकि वो उनके पास पोल पोजीशन है। चिराग उस पोल पोजीशन को हासिल करने के लिए वो जनरल की तरफ जा रहा है। साकिब ने इशारा किया था कि वो भूमिहार बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो रामविलास पासवान जी की जो राजनीति को जानते हैं उनको पता है कि रामविलास जी के भूमिहारों के साथ अच्छे संबंध है। लेकिन चिराग के रास्ते की जो समस्या है वो है कि पहला मतलब अल्टरनेटिव है वो अपर कास्ट का। अपर कास्ट के लिए वो पहली चॉइस नहीं है, पहला टिक बॉक्स नहीं है। पहला टिक बॉक्स आज भी बीजेपी है। तो नेता जब आपको संजीव जी, अपर कास्ट के पास चॉइस बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, और इसीलिए उनको जो चॉइस स्ट्रांग लगेगा आरजेडी के खिलाफ वो उसको वोट देगी, ठीक है ना। नहीं, लेकिन एक चीज और है, यहाँ थोड़ा टैक्टिकल वोटिंग भी की है अपर कास्ट में।
यूपी की तरह अपर कास्ट यहाँ बिहेव नहीं करता है। मनोरमा एक, हालांकि देखिए भाई की टिप्पणी ऐसा लग रहा है कि हमारे सुबह वाले वीडियो पर, अभी के वीडियो में राहुल जी बेचारे अभी नहीं है तो अभी बख्श देते हैं। ये जो हमने सुबह वीडियो किया था जयराम रमेश के झूठ पर, जो बाबा साहब के मामले में, मंडल के मामले में, और जो उनके सामने आए थे, तो वो उस पर टिप्पणी है कि राहुल जी कांग्रेस के बीजेपी। खैर, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, राहुल जी को छोड़ देते हैं मनोरमा। मुख्य मसला यही है कि एक तो विनय जी जो कह रहे हैं उस पर अपनी टिप्पणी कर ही दीजिएगा कि मतलब अपर कास्ट का कितना चॉइस तेजस्वी, और ये वाली जो बात कर रहे हैं उस पर टिप्पणी करिएगा। और दूसरी बात कि इस पूरे खेल में क्या एजेंसी लेस हो जाएगी जदयू, और जदयू यदि एजेंसी लेस नहीं है तो क्या एनडीए में किसी टूट की संभावना अंत तक बन जा सकती है? मनोरमा, हम लोग उस दिन ही बात कर रहे थे ना, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे थे, और फिर कहा नीतीश ने कि उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया है बिहार के लिए। तो चाहे जिस तरह से भी उनको विस्मृति का शिकार कहे, जो कहे, लेकिन उसमें एक लाइन तो खींची कि आप ही अकेले नहीं जो है बिहार के लिए कर रहे हैं, आपसे पहले जो थे उन्होंने भी बिहार को काफी कुछ दिया था, जो भी है, मतलब इस तरह का। तो उसमें इस तरह की चीज नीतीश कुमार ने तो अपना वो खींचा है। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं टूट की संभावना की बात कर रहे हैं, तो उसी समय से अभी भी लगातार कब पलट जाए नीतीश कुमार के बारे में ये नहीं। हालांकि हम बार बार देख रहे हैं कि उसी 30 सेकंड में उन्होंने जो 10 बार हाथ भी जोड़ा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब, और कई बार उन्होंने अश्योरेंस दिया है पिछले कुछ दिनों में। जब भी सबसे ज्यादा अश्योरेंस नीतीश कुमार ने अगर किसी चीज का दिया है तो ये कि अब कहीं नहीं जाएंगे, इसका अश्योरेंस दिया है। बाकी और किसी चीज का अश्योरेंस दिया हो चाहे नहीं दिया हो, अभी चाहे जंगल राज को भी मात करता हुआ अभी बिहार में जो है कानून और उसकी व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे महिलाओं के साथ अपराध में 13 से भी ज्यादा फीसदी की वृद्धि हुई हो, ये आज ही मतलब अभी 1-2 दिनों में उन्होंने संरक्षण 142 या 45 के करीब प्रोटेक्शन अधिकारियों बड़ी अच्छी टिप्पणी आ गई है कि जो अपने महेश यादव के, कि जो अपने कंफर्ट को बगैर छोड़े अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना चाहता हो, उसके लिए चिराग एक मॉडल है। बहुत सही। तो ये, और दूसरा मैंने अभी जो जिक्र किया था, ये बिसामुवी वाला मसला, वो भाजपा की है। जेडीयू के जो है वो उनका आरोप लगा रहे हैं जनसुराज के साथ ये है। तो जेडीयू, भाजपा और प्लस उसके बाद से एक तरफ में जनसुराज, ये सब एक ही पाले वाले लोग हैं, ये सब एक ही पाले वाले लोग हैं, उधर के लोग तो है नहीं ये। तो ये भी एक चीज जो है वो भी दिख रही है कि मतलब अंदर जो है किस किस्म का इनके अंदर में है क्या। और लगातार चिराग की जो बातें हैं, जो एक लाइन खींचते, या तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर हालांकि वो अपने बलबूते पर क्या कर सकेंगे ये नहीं, ये बिल्कुल मतलब इसके बारे में क्या कहा जाए, वो मतलब 5% उनका अपना वोट है पासवान समाज का, वो भी बटा हुआ है, उनके दोनों चाचा अलग हैं। उसके बाद से और वो A to Z में अपने आप को जो तेजस्वी यादव का यूएसपी या जो वो अपना लेकर आ रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ पासवान या दलित का नहीं हूं। और दलितों के मुद्दे पर आपने देखा भी नहीं है किस तरह के दलित नेता है वो, कहीं कुछ नहीं। अभी जब ये दलित बच्ची के रेप का मामला है तो भी ये खबर सामने है कि हर दिन देश में 10 दलित बच्चियों का बलात्कार होता है, दलित महिलाओं के साथ यौन हिंसा होती है, अपराध होता नहीं, बलात्कार होता है। उसके बावजूद क्या आपने कभी सुना है चिराग पासवान को कुछ कहते हुए? बिहार के लिए भी, देश के लिए भी, वो तो केंद्रीय मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री है वो। तो ये तमाम चीजें भी है। तो दलित के नाम पर वो पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकते, पासवान के नाम पर भी उन्हीं के खानदान के 2 चेहरे और हैं जो मतलब उनको कड़ी टक्कर कह रहे कि खगड़िया में इस बार भी चाचाओं से 2024 में ये बात तो सेटल हो गई है कि पासवान वोट उन्हें मिला है, तो पासवानों का पहली चॉइस तो फिलहाल वो बने हुए हैं। नहीं तो नहीं तो इसकी क्या संभावना नहीं है कि अभी विधानसभा चुनाव में वो इक्वेशन चेंज हो जाए? क्या वो इक्वेशन उन्होंने अपने नाम पे करा लिया, अपने नाम पे करा लिया? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है राजनीति। हाँ, तो ये बात। और उनके चाचाओं राजनीति की संभावना, अच्छा ठीक है, पहले आप बोलिए। जी, राजनीति की संभावनाओं को मैं कहना चाह रहा था कि राजनीति में सारी संभावनाएं होती हैं।
निश्चित तौर पे हम लोग रील्स बनाने की एक और लाइन की, उनके चाचाओं की पॉलिटिक्स भी तो चल रही है ना, उसके बाद से आप उनकी भी नई संभावनाएं बन रही है, और वो किसी के साथ अगर गठबंधन में आ जाते प्रॉपर इस तरह से, तो उनकी राजनीति में भी कई और तरह के वोट का इजाफा होगा, तो एक चुनौती मिलेगी ये भी। और मुझे नहीं लगता कि बिहार में जो दलित चेहरे का एब्सेंस है, कांग्रेस ने जो किया है, एक चेहरा लेकर आई है, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस का वो चेहरा कुछ वोटों को काटेगा इस तरफ में, जिन वोटों पर ये अपना अधिकार समझते हैं। ये भी एक बात बिल्कुल, और वो सबका अपना अपना पैकेट है। बिहार में कोई दलित वोट जैसा तो है नहीं। ये जो जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग रील शेयर करते हैं हमारा। हम भी कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा, अभी तो 2 टॉक शो पे हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यस्तताओं के बीच में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएगा हम कोशिश करेंगे कि खबरों के साथ और डिस्कशन के साथ भी हम थोड़ा और प्रॉम्प्ट और ज़्यादा दिखें। ये ड्राइंग मेमोयर को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था, और LR भारती कह रहे हैं निशिकांत दुबे आजकल अल्जीरिया में हैं। उनका बयान है प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंक के वो गलती से किसी ने चलाया था, वीडियो चलाना चाह रहे हैं वो, उस पर हम लोग एक बार बात की है, लेकिन अभी तुरंत संभव नहीं लग पा रहा है कि मैं वीडियो टेक्निकली अभी सही बात कहा दी है उन्होंने। नहीं हो सकता है भाव ये ज्यादा भाव निर्भर हो गए होंगे, तो ट्विटर पे बिल्कुल। तो किसी को कोई और छोटी टिप्पणी करनी हो या कंक्लूड किया जाए? मैं थोड़ी बात करना चाह रहा था जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि कंक्लूड ही कर रहा हूँ कि चिराग पासवान का जो फिनोमेना है उसमें कोई दलित पॉलिटिक्स देखने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ, और उसमें कोई अलग लाइन लेता हुआ उनका कोई राजनीति आगे बढ़ेगा ऐसा कुछ मुझे सब नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए बिहार जीतना जरूरी है, और बिहार जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी करने के लिए तैयार है, और इसीलिए चिराग पासवान का, प्रशांत किशोर का अलग अलग ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। इसको सामने रख करके ही पूरा राजनीतिक विमर्श को डिकोड करने की जरूरत है, और इसको अगर नहीं करेंगे तो बाकी चीजें हमको लगता है कि शायद इस राज्य की जनता के साथ हम लोग धोखा करेंगे। हम लोग बाकी कोई अगर विमर्श खड़ा करेंगे इनको लेकर के, तो वो उनकी चिराग पासवान की लोकप्रियता, चिराग पासवान का ये वो कुछ नहीं है। सिर्फ वो, मैंने कहा कि वो इस्तेमाल करने के लिए बने हैं और इस्तेमाल ही होंगे, और वो बीजेपी के लिए इस्तेमाल होंगे, और उस सोसाइटी के लिए इस्तेमाल होंगे जिसको बीजेपी बिलोंग करती है, जिसको जो सोसाइटी बीजेपी को बिलोंग करता है। दोनों बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका पूरा विमर्श जो है जहाँ खड़ा है उसमें यह है कि एक तो है नीतीश जी को साफ करना, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के रामविलास जी का परिवार तोड़ा गया, अभी देखिए अभी क्या हुआ सारबन्नी में, जिस तरह से रामविलास जी की जो पहली पत्नी को लेकर के जो हंगामा हुआ पूरा क्रिएटेड था, और उसमें मीडिया का जो प्रेजेंस था और मीडिया ने जिस तरह से उस मसले को उठाया, आप समझ जाइए कि ये कहाँ घुस करके मार करते हैं, ये परिवार के भीतर घुस करके मार करते हैं, ये परिवार की का जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ देते हैं। तो ये यहाँ है, यहाँ काम हो रहा है। बिहार जीतने के लिए ये सारे धतकर्म जो है वो करेगी। कहे के तो सब के वो आपन आपन कहावे वाला केवा दलितों के लिए महेश जी कह रहे हैं। LR भारती, हाँ हम लोगों ने 4.5 वाला मैंने चाहा था कि करें, लेकिन अभी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, सकेब की ओर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी 1.5 महीने के भीतर ज्यादा कुछ प्रॉम्प्ट और ज्यादा कुछ कर सके चुनाव को, खास करके बिहार चुनाव या बिहार की खबरों को लेकर या बिहार के समाज को लेकर। जी सकेब साहब आप। मैं कह रहा था संजीव भाई कि नीतीश जी को हम लोग जितना अंडरएस्टिमेट अभी से करना शुरू कर दिया है, मुझे नहीं लगता है कि अभी से इतना अंडरएस्टिमेट उनको किया जाना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान का जो मूवमेंट है पिछले 1 हफ्ते में, वो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी एनालाइज नहीं कर रहे हैं, वो भी उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उनको भी फीडबैक मिल रहे हैं। आप देखिए कि चिराग पासवान के 3 बहनों ही हैं, तीनों सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन जैसे ही अरुण भारती ने ज्यादा चुल मचाना शुरू की है, नीतीश जी ने उनके दूसरे बहनों को, जो चिराग पासवान को पसंद नहीं करते हैं,
धनंजय पासवान, उनको भेज दिया है आयोग का अध्यक्ष बना करके, अनुसूचित जाति अध्यक्ष बना दिया है उनको। और मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान इस बार कोई खेल करेंगे तो हमको लगता है कि चिराग पासवान अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश जी जदयू का टिकट पकड़ा करके धनंजय पासवान को भेज देंगे चिराग के सामने में कि आप जाकर के लड़ करके आ जाइए कि रामविलास पासवान के दामाद हम हैं। तो ये भी हो सकता है। इसीलिए आज हमारे थंबनेल पे लोग देख रहे होंगे। एक लाइन जो कि लोकप्रियता के ग्राफ में 3 से लेकर के 10 तक आने की बात है, फरवरी, अप्रैल और मई की बात है। तो ये मतलब बिल्कुल ये मीडिया का ही क्रिएट किया हुआ है कि आप उसको बार-बार 10% पे मई तक आते आप देखिए 17-18 कहीं ना चला जाए, जून जुलाई अगस्त तक आते। अरे यशवंत देशमुख का सर्वे है, सी वोटर का सर्वे है मनोरमा जी। सी वोटर का सर्वे है, किसके पक्ष में जाएगा और उसको समझना कौन। हाँ बिल्कुल। अब आप यशवंत देशमुख के रिश्ते नानाजी देशमुख से मत खोजने लगिएगा, तो ये बड़ा लंबा। और एक और बात कि चिराग पासवान का अपना कुछ नहीं है बिहार में, जो जिस तरह से जो एक अपने टेक पे जो राजनीति करनी होती है, तो उस तरह से वैसा कुछ नहीं है। ये सबसे जो कि बिहार में उतना वो एक अलाई बन के रह सकते हैं, एक मतलब कि साथ सहयोगी और इस तरह से बन के रह सकते हैं। लीड करने की पोजीशन पे कम से कम इलेक्टोरल पावर उनको नहीं मिलने जा रहा है लीड करने लायक, जो उनको लीड करने की क्षमता दे। जी विनय जी भी कुछ कह रहे हैं लगता है, कही दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ कि जो सर्वे कैसे होते हैं, सैंपल साइज कैसे लिया जाता है, वो ध्यान में रखना चाहिए। ज्यादातर ये जो एजेंसियां होती हैं फोन पर लेती हैं, उतना बड़े सर्वे को नहीं लेती है, और रूरल अर्बन डिवाइड वो भी ध्यान में रखना। तो बहुत उसमें मैनिपुलेशन का और एरर का संभावना रहता है। तो बिल्कुल। तो खैर हमने जो कहा कि हमारा जो थंब कह रहा है वो ये कह रहा है कि चिराग जो बम है वो फटेगा तो खुद घायल होंगे, नीतीश जी को घायल करेंगे, किसको घायल करेंगे? चिराग बम है कि बुलबुला है, ये भी समझना पड़ेगा। अब अभी वो बारूद भर रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि इतने 5% वाले बुलबुला भर कैसे होंगे, लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, वो है उपेंद्र कुशवाहा। मौन हो गए इन दिनों, नजर रखिएगा उन पर। एनडीए इतना, देखिए एनडीए पे बात कम होती है, ज्यादा क्या होता है कि महागठबंधन में हो रहा है। महागठबंधन में हम सब भी कांग्रेस को लेकर, तो हमारा प्रिय कांग्रेस है। 8 तारीख को चिराग की नव संकल्प महासभा है आरा में, और परिसीमन को लेकर के 8 तारीख को ही उपेंद्र कुशवाहा जी की रैली है मुजफ्फरपुर में। बिल्कुल, उन्हें बेइज्जत किया गया है भाजपा के हवाले से खबर आ गई है कि जाति जनगणना 2026 में शुरू होगी। जी वो एक दिन हमने कहा जो था सर, वो उनकी तैयारी है, वो महिला आरक्षण भी लागू कर देंगे 2025, वो उसी की तैयारी में जा रहे हैं। खैर, उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल काराकाट में बेइज्जत भी हुए थे, क्योंकि उन्हें याद नहीं किया गया, बीजेपी के ने नहीं याद किया, और मोदी जी के आने के पहले उनको बुलवा भी लिया गया। बहुत कुछ हुआ, सम्राट चौधरी को बहुत तवज्जो मिल गया था, तो उस पर भी नजर रखिएगा। एनडीए का कुनवा जो है, बुलबुले और बम बहुत सारे वहां पे हैं। अभी फिर मिलते हैं, कल बात करेंगे कुर्मी को ताज और भूमिहार का राज का पहला एपिसोड करेंगे कल्चरल स्पेस पे 11 बजे, और फिर रात में भी मिलेंगे। बहुत भूमिहार के अलावा मत मुस्कुराइए विनय सर, ब्राह्मण को भी कह दीजिए, राजपूतों को भी कह दीजिए, राज कह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उनके बारे में भी ये भी तो कहा जाता है ना कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब बिहार में तो यही चलता है, बाकी सब भूमिहार का। तो कल इसका परीक्षण करेंगे, और इसकी चुनौती हमें अजीत द्विवेदी जी के शो से मिला था, तो अब दूसरे दिन फिर अजीत द्विवेदी जी से बात होगी, तो और भी बात आगे बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं फिर आउटसाइड पैनलिस्ट, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले अजीत जी संभवतः उसी लोकेशन से आते हैं, तो बेहतर वो कर पाएंगे इसका। हम सब लगभग आसी पास के लोकेशन से हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो हमारे साथ जुड़े। आउटसाइड पैनलिस्ट आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर।